नमस्कार। थर्सडे माइंड्स मीट में आप सबका स्वागत है। थर्सडे माइंड मीट्स श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समसामयिक विषयों पर चर्चा के लिए बनाया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्री ब्रजेश सिंह को आमंत्रित किया गया है, जो भारत सरकार के विधि मंत्रालय में निदेशक एवं अतिरिक्त विधायी सलाहकार के पद से सेवानिवृत्त हैं और आजकल कानपुर में विधि व्यवसाय है उससे संबंधित हैं। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी, श्री ब्रजेश सिंह का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी का, जिनके प्रयास से ब्रजेश सिंह जी हमारे बीच हैं। हम जानते हैं कि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था और तब से 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाते आ रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 1986 के अधिनियम को एक तरह से पुनः प्रस्तावित कर रहा है और इसमें समय के साथ जिन संशोधनों की आवश्यकता थी उन संशोधनों को शामिल करते हुए श्री रामविलास पासवान जी द्वारा इसे संसद में रखा गया और संसद ने इसे पारित किया है। इसके अनेक उपबंधों पर अधिसूचना जारी की जा रही है, जिससे भारत के उपभोक्ताओं को और उनके हितों को सुरक्षित रखा जा सके। आप सभी का इस कार्यक्रम में तो मैं स्वागत करता हूं और श्री ब्रजेश सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। श्री ब्रजेश सिंह जी। नमस्कार। आज का जो विषय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि अभी 24 जुलाई को अधिसूचित हुआ है या लागू हुआ है जिसको कहे, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आने से पूर्व, इस अधिनियम को आने से पूर्व 1986 में पुराना अधिनियम आया था, जिसको हटाकर ये नया अधिनियम 2019 में लाया गया है। पुराने अधिनियम और इस अधिनियम में, क्योंकि 1986 में आया था, 35 वर्ष हो चुके हैं। 3 पीढ़ियां लगभग आज के संदर्भ में निकल चुकी। बाजार, उपभोक्ता और जो बाजार की प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। इन सारी वस्तुओं को देखते हुए एक नया अधिनियम लाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए इस अधिनियम को पूरा का पूरा पुराना अधिनियम हटाकर नया अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के साथ संविधान का 14 है कि सभी व्यक्ति कानून के समान स्तर पर हो, उसको संदर्भ में देखते हुए इसको अधिनियमित किया गया है कि ग्राहक और विक्रेता, विनिर्माता, सर्विस प्रदाता, सर्विस ग्राहता सभी एक ही स्तर पर हो, सभी किसी के भी साथ अन्याय ना हो। इन सारी चीजों को लेकर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम में समय समय पर परिवर्तन किए गए, लेकिन उन संशोधनों के पश्चात भी जो नया आज एक हम लोग जो कोविड-19 के समय में जो ऑनलाइन व्यापार का जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, पेमेंट हमारे जाते हैं, उनकी कैसे सुरक्षा हो, आपके को जो माल दिया गया है वो ऑनलाइन वाले भेज रहे हैं, जो सर्विस प्रदाता हैं जो आपको सेवा दे रहे हैं, क्योंकि अब इसमें इंटरमीडिएटरी भी आ गए हैं। जैसे पहले तो होता था कि हम बाजार में गए, ग्राहक से हमने उससे दुकानदार से माल खरीदा, आप चले आए, अगर दुकानदार ने आपको सेवाएं नहीं दी
तो आपने उसके से वो कर लिया। लेकिन अब वर्तमान में क्या है कि जो माल बेच रहा है वो आपको सर्विस नहीं दे रहा, वो आपको सीधे नहीं बेच रहा है, उसके बीच में एक बीच में और आ गया। आप जिससे को माल खरीद रहे हैं, जिससे माल कोई और बेच रहा है, ऑर्डर आप किसी और को दे रहे हैं, सप्लाई कोई और कर रहा है। तो इस तीनों के मध्य में एक जो व्यवस्था आ गई, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का में उपबंध किए गए। इस अधिनियम और पुराने अधिनियम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी आया है हुआ है कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन उस वस्तु का जिसका किया गया है, उस वस्तु में वो गुण नहीं है। जो सेवाएं आपको प्रॉमिस की गई है, वो सेवाएं आपको उनमें नहीं मिल पा रही हैं। तो इन सबको लेकर साथ में जो एक आपने देखा होगा कि अभी पिछले 10 वर्षों में जब ग्रेटर नोएडा हुआ तो बड़े बड़े विज्ञापन आए साहब। धोनी का विज्ञापन आ गया कि साहब मैंने भी इस सोसाइटी में या इस उसमें फ्लैट लिया है, आप भी ले लीजिए। और मालूम पड़ा कि वो 20 साल हो गए, वो फ्लैट ही नहीं मिल पाया आपको, पैसे भी आपके फंस गए। आपने खरीदा इसलिए कि धोनी ने खरीदा, इसलिए धोनी ने खरीदा है तो ठीक ही होगी, धोनी का जेन्युइन लोग पड़ोसी होंगे तो बनने के उन्हें लिए। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस अधिनियम में ये प्रोविजन किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित किया जाए जो इस चीज का दावा करते हैं कि इस वस्तु में ये चीज है, और उन पर 50,000 रुपए तक का जुर्माने का भी उपबंध इस अधिनियम में किया गया है। एक और वस्तु जो बहुत महत्वपूर्ण वो ये थी कि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे, कोर्ट उन चीजों को नहीं समझ पाते, तकनीकी चीजें हैं। तो इस अधिनियम में एक जो पहले अधिनियम में नहीं थे कि एक्सपर्ट को भी हम इसमें बुला सकते हैं और एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं कि इसमें क्या है। जैसे मर्डर के केस में पोस्टमार्टम के बाद जैसे अभी सुशांत सिंह के केस में आया, बोले ठीक है ये पोस्टमार्टम को हम एक और एक्सपर्ट कमेटी है जो उनसे जांच करवा लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं जिनको के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि लाभ विधि विशेषज्ञ सर्वज्ञ तो है नहीं, जज सर्वज्ञ नहीं है, उसको भी सहायता चाहिए होती है कि जज के लिए होने के लिए एक महत्वपूर्ण यह है कि वो व्यक्ति जुडिशियस हो, सही और गलत का आकलन कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो कानून आपके को के अधिकार दिए गए हैं उसके अधिकार से आपको वो चीजें आपको मिल जाए। लेकिन बहुत सी तकनीकी चीजें जो हैं वो नहीं जान सकता है, तो वो तकनीकी चीजों को के लिए एक विशेषज्ञों की सलाह भी या उनकी वो इंगेज भी उस केस में कर सकता है। इसके अलावा इस नियम में एक और बड़ा महत्वपूर्ण किया गया है कि मतलब आर्बिट्रेशन नहीं है ये, इसमें आपको कुछ इंटरमीडिएटरी करके, जिसको मध्यक शब्द का हिंदी में इस्तेमाल किया गया है, उनको की एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक पैनल बनाया जाएगा, और वो पैनल अधिसूचित होगा, वो नेशनल कमीशन के लेवल पर भी होगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा। तो इनकी में से आप अगर चाहते हैं कि आपका मामला कोर्ट के ना जाके कंप्रोमाइज टाइप का हो जाए, तो एक पैनल आपका एक है, उसमें से आप जिनको अपॉइंट कर वो राज्य सरकार उनको या अधिसूचित करेगी, केंद्र सरकार उनको अधिसूचित करेगी, उसमें से आप सेलेक्ट करके और आप वहां उनके लिए कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन है। इसके अलावा इस नियम में एक बहुत बड़ी कमी यह थी कि अगर कोई ऑर्डर हो गया और उसमें कोई चीज छूट गई, तो उन कोर्टों को यह भी अधिकार नहीं था कि वो अपने ऑर्डर का पुनर्विलोकन कर सके, उसको फिर से देख सके कि भाई अगर इसमें कमी हो गई है तो उसको कैसे दूर करें। तो इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया, बंद किया गया कि नहीं साहब, आप ऑर्डर के 1 महीने के अंदर
अगर आपकी समझ में आता है कि कोई तथ्य आपके ऑर्डर में जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो छूट गया है, तो आप उसको के लिए आवेदन कर सकते हैं और वो हो सकते। साथ ही जो मूल अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का था 1986 का, उसमें सुपरविजरी पावर किसी को नहीं दी गई थी, क्योंकि वही होता है कि बहुत सी समस्याएं आती हैं। जब कोई चीज आती है तो उसके बाद बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो उन पर विचार किया जाता है और विचार करने के पश्चात कि क्या क्या कमियां हैं उनको दूर किया जाता है। 80 का जो पहला अधिनियम आया था, उसके बाद जो दूसरा अधिनियम आया है, इसमें इस समस्या को भी किया गया। तो इस जिला के ऊपर जो कमीशन है, उसको सुपरविजन करने के लिए ही पावर जो है सारे इस पूरे राज्य में राज्य आयोगों को दे दी गई, और राज्य आयोगों के ऊपर सुपरविजन की पावर राष्ट्रीय आयोग को दे दी गई। इसके साथ ही एक और उपबंध ये किया गया कि साहब, जो हमारे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में था, वैसे ही यहाँ भी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि साहब हमारा हमको मतलब दो स्टेटों के बीच का मामला है, अगर अपोजिट पार्टी या जो परिवादी और विपक्षी है अलग अलग स्टेट में है, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित करा सकता है, या एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी परिवार जो है वो स्थानांतरित हो सकता है। जैसे मैंने कानपुर में किया है, आप जम्मू में है, और आप कंज्यूमर है, मैं सप्लायर हूँ, तो आपने कहा कि नहीं साहब इनकी शाखा तो यहाँ भी है, ये केस जो है यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपको को एक अधिकार दे दिया गया कि आप वहां पर अगर तथ्यों को देखते हैं और अगर सर्वज्ञ है, तो वो आपको उस जगह पे वो केस ट्रांसफर भी हो जाएगा। ये पावर अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को थी। अब ये इसी समान जो अधिकार है वो डिस्ट्रिक्ट वो उसको स्टेट कमीशन को और नेशनल कमीशन को भी दे दिए गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हुआ है, जो कि इस अधिनियम में एक शिकायतें आया करती थी कि साहब ये कॉमन शिकायत है, और अगर हम इसको ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में ले जाते हैं, तो इससे एक व्यक्ति को फायदा होगा, लेकिन जो ये विक्रेता है, निर्माता है, इससे सामान्य जनता को लाभ नहीं होगा। तो इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिकरण की स्थापना कर दी गई है, का भी उपबंध किया गया है, और उस अधिकरण का स्तर जो है, वो जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार के सचिव स्तर का व्यक्ति होगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ में वो उसका जो होगा चीफ डायरेक्टर होगा, चीफ निदेशक होगा। तो ये है कि केंद्रीय इसका नाम रखा गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, और इस प्राधिकरण के लिए भी एक चयन समिति बनाई गई है, और इस चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो उपभोक्ता भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों का सचिव हुआ है। दूसरा सदस्य है विधि कार्य विभाग का सचिव, और तीसरा है उपभोक्ता मामलों का गृह मंत्रालय का सचिव है। तो ये जो तीन व्यक्ति हैं, उपभोक्ता मामलों का सचिव, विधि कार्य विभाग का सचिव और गृह मंत्रालय का सचिव, ये तीन इसके चयन समिति में होंगे। और इस चयन समिति में जो है वो एक तो आपका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख आयुक्त को नियुक्त करेंगे। उनके अतिरिक्त इसमें 5 आयुक्त और होंगे जिनको उपायुक्त कहा जाएगा। यह भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इस प्राधिकरण में के 5 ब्यूरो होंगे। इन 5 ब्यूरो में के जो होंगे वो होंगे मालों और सेवाओं, वस्तुएं जो आप माल खरीदते हैं उसके वो और सेवाओं की सुरक्षा देखेंगे कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं है माल, उनका आकलन करेंगे। वस्तुओं की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी और उनके मानक स्तरीय है कि नहीं,
यह दूसरा ब्यूरो होगा। उपभोक्ता संविदाएं हैं जो ग्राहक और क्रेता या उसके बीच की होती हैं, उसमें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अंकित व्यापारिक उपबंध तो उस करार में नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है कि एक बहुत सा लीफलेट दे दिया गया, बोले ये कंडीशन है, और वो इतनी महीन होती है कि आप पढ़ ही नहीं सकते उसको, और उसे कह दिया जाता है कि आप इसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये देखेगा कि ये आपकी जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो अनुचित तो नहीं है। चौथा होगा जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार हैं, पद्धतियां हैं, उनके निराकरण और भ्रामक विज्ञापनों को देखेगी कि भ्रामक वो तो दिए जा नहीं, विज्ञापन तो नहीं इसमें दिए जा रहे हैं। और पांचवा जो वो होगा उपभोक्ता संरक्षण विधियों का को लागू कराना होगा। और इनका प्रत्येक का जो अध्यक्ष ब्यूरो, हर ब्यूरो का एक अध्यक्ष होगा, वो उपायुक्त स्तर का होगा, जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश क्या कई प्रदेशों को मिलकर आपके क्षेत्रीय आयोग का भी गठन होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका मुख्य ये है कि अगर आप इस आयुक्त जो प्राधिकरण है, इसके पास आप कॉमन शिकायतों को लेकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने एक ने शिकायत कर दी, तो वो उसका अन्वेषण करेंगे, और ये अगर पाएंगे कि इसमें अनियमितता है, तो वो उसको बुलाकर उससे दूर करने के लिए करेंगे, उसका भी पक्ष जानेंगे, और उसका पक्ष जानने के पश्चात उसमें आदेश करेंगे, और उसको निराकरण के लिए एक जनरल ऑर्डर कर देंगे कि नहीं साहब ये सब पे लागू होगा, किसी एक व्यक्ति पे नहीं होगा। जबकि अगर हम आयोग में जाते हैं तो वो व्यक्ति विशेष पर जिसने केस फाइल किया है उसी को उस योजना का लाभ मिलता है। तो ये 2019 का अधिनियम है, इसमें ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाने में बहुत से उपभोक्ताओं को संरक्षण तो दिया गया है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उपभोक्ताओं का संरक्षण नहीं था। आप सिविल कोर्ट में जा सकते थे, पर्टिकुलर केस होते थे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते थे। सेल्स ऑफ गुड्स में था, उसमें आप जा सकते थे, जो माल खरीदते थे उनकी क्वालिटी है कि नहीं। आपको कोई अगर कोई बस खरीदी है तो उससे अगर आपको कोई लॉस हो गया है तो आप टॉर्ट्स में जा सकते थे, अपकृत विधि में जा सकते थे। दंड प्रक्रिया संहिता में भी बहुत से उपबंध थे, बहुत से और भी उपबंध थे, जैसे कि आप बाट माप का था, खाद्य अपमिश्रण के का अधिनियम था। ये इन सबको सम्मिलित करते हुए उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए ये एक व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में की गई है। अब एक और महत्वपूर्ण है इस अधिनियम में, जो जिला फोरम पहले हुआ करता था 1986 में, अब उन्होंने इसको भी जिला आयोग कर दिया गया है। अब जो जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, पहले जिले पर जिला फोरम हुआ करता था, अब वो आयोग हो गया है। इस आयोग को उन्होंने शक्तियां भी, आर्थिक सीमा भी बढ़ा दी है। अब 50 लाख तक के मामलों को जिला आयोग जो है वो सुनवाई करेगा। तो आपकी जो आर्थिक सीमा है वो भी अधिक हो गई है, जो कि पहले 10 लाख थी, अब 50 लाख कर दी। इसी तरीके से राज्य आयोग की 50 लाख से 10 करोड़ तक कर दी गई है, 50 लाख से ऊपर 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ऊपर आपको राष्ट्रीय आयोग में जाना पड़ेगा। राज्य आयोग में भी, जिला आयोग में भी अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि पहले तो सरकार जो थी वो अपने स्तर पर किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश जो राज्य के लोक सेवा आयोग है, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए। और अध्यक्ष तो जिला जज के लेवल का व्यक्ति होगा, वो पदेन भी हो सकता है या सेवानिवृत्त भी हो सकता है। इसी तरीके से राज्य आयोग में जो राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा, उसकी नियुक्ति जो राज्य का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस के परामर्श से होगी। और सदस्यों की नियुक्ति में आपके वही सचिव
जो राष्ट्रीय आयोग के स्तर पर जो व्यक्तियों का चयन करेगा उसी तरीके से है कि उपभोक्ता मामले के सचिव और विधि और गृह मंत्रालय के सचिव जो है वो मिलकर इसको अपॉइंट करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, जब 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था तो ये निःशुल्क था, कोई फीस नहीं लगती थी। लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन किए गए और इसमें फीस का उपबंध किया गया। इस अधिनियम में भी 5 लाख तक के जो मामले हैं, जो सेवाओं और प्रतिफल जिनका दिया गया है 5 लाख रुपए तक, उनके ऊपर कोई भी फीस नहीं दे। 5 लाख से 10 लाख तक के मामलों में केवल 200 रुपए आपको शुल्क देना होगा। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के जो मामले हैं उसमें सिर्फ 400 रुपए देना होगा, और 20 लाख से 50 लाख रुपए तक के मामले हैं उसमें 1000 रुपए तक आपको शुल्क देना होगा, और 50 लाख से 1 लाख करोड़ तक के रुपए है उसमें आपको 2000 रुपए देने होंगे। जबकि सामान्यतः अगर न्याय शुल्क अगर सिविल कोर्ट में जाए तो 10% आपको जो भी आप रिलीफ मांगते हैं उस पर देना पड़ता है। तो यह एक बहुत बड़ा है कि केवल अगर आपको 1 करोड़ पर केवल 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो नाम मात्र का शुल्क है। इससे ज्यादा तो आपका, अगर आप किसी एडवोकेट को करेंगे तो उसको आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये वो भी है कि आप स्वयं अपना केस लड़ना चाहें तो आप लड़ सकते हैं, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहें तो प्रतिनिधि नियुक्त सकते हैं, एडवोकेट नियुक्त करना चाहें तो आप एडवोकेट कर सकते हैं। ये आपको पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप इसमें करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आप सक्षम हैं तो आप अपना केस स्वयं भी लड़ सकते हैं। इसी तरीके से जो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के जो मामले हैं उसमें 2500 रुपए देने हैं, और 2 करोड़ से 4 करोड़ में सिर्फ 3000 रुपए देने हैं। 4 करोड़ से 6 करोड़ तक के मामलों में 4000 रुपए देने हैं, और 6 करोड़ से 8 करोड़ तक के मामले में 5000 रुपए देने हैं, और 8 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामलों में 6000 रुपए देने, और 10 करोड़ से अधिक के मामलों में केवल 7500 रुपए आपको न्याय शुल्क या कोर्ट फीस या जो है वो देने हैं। और वो भी आपको या तो आप रजिस्ट्रार को, वहाँ जो आयोग है उनके रजिस्ट्रार को जमा कर दें, या वो बता दें तो आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं या ड्राफ्ट जमा करा सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम में लाया गया है वो ये है कि पहले तो आपको स्वयं उपस्थित होकर अपना परिवाद प्रस्तुत करना होता था। अब आप इसको ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता रहा था, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है वो ये जो जुर्माना लगाएगा अपोजिट पार्टी की, आपने विज्ञापन गलत दिया हुआ है, आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है, आपने और अनियमितताएं की हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने हिसाब से बना लिया है, उपभोक्ता के हितों का बिल्कुल संरक्षण नहीं रखा है, तो इसमें अगर कोई फाइन किया जाता है तो ये फाइन जो है वो एक उपभोक्ता निधि बनाई गई है, केंद्रीय उपभोक्ता निधि, उसमें जाएगा। वो किसी और सरकार जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी निधि, वो सरकार के राजस्व के खाते में नहीं जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जो उपबंध किया गया है कि जो आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं अगर वो खराब निकलता है, उसके कारण अगर किसी उपभोक्ता को क्षति होती है तो उसका दायित्व किस पर होगा।
तो यह दायित्व जो है वो विनिर्माता के ऊपर डाला गया है। लेकिन उसको भी कुछ संरक्षण दिए गए कि मान लीजिए आपने को उसने कुछ चीजें बेची और उसने बता दिया कि इस तरीके से यह प्रिकॉशन के साथ आपको इस्तेमाल करना है, और वो प्रिकॉशन के बगैर आप इस्तेमाल करते हैं या उस वस्तु में कुछ आप अल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फिर अगर उसमें आपने कोई अल्ट्रेशन कर लिए हैं या आपने ये सिद्ध कर दिया उसने कि आपने इसमें परिवर्तन कर दिए गए हैं जिसके कारण ये आपको क्षति हुई है या लॉस हुआ, तो फिर जो विनिर्माता है या वो सेवा प्रदाता है उसको के ऊपर आप नहीं ला सकते हैं, उसकी का दायित्व फिर नहीं होगा। नहीं तो उसका जो आपकी क्षति है उस सीमा तक आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार आपको रहेगा। साथ ही विक्रेता का भी दायित्व है, विक्रेता का भी ये दायित्व है कि वो आपको वस्तु बेचते समय सारी चीजों को आपको अवगत करा दे कि ये इस्तेमाल करने का तरीका है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसमें अगर ये संभावनाएं हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। अगर आप उसको नहीं पाते हैं तो वही जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी आपने ब्रीच कर दी है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो है वस्तुएं हैं वो है। साथ ही इसकी जो महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाद आप जो है वो 2 साल के अंतर्गत आप ला सकते हैं जब अच्छा। कारण उत्पन्न हुआ हो। जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, इन सब के आदेशों के लिए आपके पास अपील भी है। एक तो पुनर्विलोकन ही किया, वहां पर आप दे सकते हैं कि साहब ये जो है आपका ऑर्डर में ये नहीं देखा गया, अगर आप उससे भी नहीं संतुष्ट होते हैं तो आपके पास अपील का भी अधिकार है। अपील करते समय की सीमा जो है वो 30 दिन है। जिला आयोग, जो है उसके आदेश की अपील राज्य आयोग में होगी, राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग में होगी, और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। आप ये नहीं कि नेशनल कमीशन के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में चले जाए और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसके आदेश के विरुद्ध अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। अपील करते समय एक रिस्ट्रिक्शन और भी लगाया गया है कि उपभोक्ता मान लीजिए कि वो है, वो तो बड़ा आदमी है, बोले ठीक है पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप स्टेट कमीशन चले गए, स्टेट कमीशन से आप नेशनल कमीशन चले गए, नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो आपके पास अपील करते समय एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो अगर आपके ऊपर पेनाल्टी या जो वो है रिलीफ दी गई है उपभोक्ता को, अगर कोई रिलीफ दी गई है तो जो सेवा प्रदाता है या बस माल का विक्रेता है, निर्माता है, उसको उसका 50% जमा करना पड़ेगा। अच्छा। ये एक राइडर लगा दिया गया, बगैर उसके वो अपील जो है वो एडमिसेबल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी, सुनी नहीं जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, बिंदु हैं जो कि 1986 के अधिनियम को निरसित करते हुए 2019 का अधिनियम आया है, उसमें ये महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए इस अधिनियम को और इसको 24 जुलाई से लागू कर दिया गया है। अगर और कोई आप लोगों का प्रश्न हो या कोई शंकाएं हो तो बता दें, मैं प्रयास करता हूँ उनके संशोधन समाधान का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे साथ साझा की। मेरी एक जिज्ञासा हुई कि मैंने जैसे किसी पे केस किया है, उसको जमा करना है जी और मैं उतने अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि 50,000 हमको नहीं, हमको 1 लाख चाहिए, जी। तो मैं अपील करना चाहता हूँ राज्य तो आयोग में। हाँ, तो आप अपील कर सकते हैं। हम अपील करेंगे तो मुझे जमा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको अपील, आपके ऊपर तो कोई जुर्माना है ही नहीं, आपको नहीं जैसे जमा करना है, जैसे उसको जुर्माना जिस पे लगा है उसी को जमा करना होगा। उसी को जमा करना है। तो या तो वो जमा करे तब हम अपील करें या फिर वो नहीं नहीं, आप अपील कर सकते हैं, ये तो उसके लिए है जिसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है,
मतलब अच्छा, अपोजिट वो पार्टी अपील। को, हाँ, अगर अपोजिट पार्टी अपील करना चाहती है, वो उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है और वो अपील करती है, तो उसको वो जुर्माने का जो है, या जो जुर्माना नहीं है, इसमें कंपनसेशन भी होता है, तो वो जो कंपनसेशन है वो भी, उसका भी हिस्सा जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 50 लाख की आपको वो रिलीफ दी गई है उपभोक्ता को, तो 25 लाख रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे, तभी उसकी वो अपील की सुनवाई होगी। नहीं तो अपील जो है वो एडमिसेबल नहीं है। और जब अपील एडमिसेबल नहीं है, तो इसमें एक और जो मुझसे छूट गया, क्षमा करिएगा, कि इसमें इससे पहले जो 1986 का अधिनियम था, उसमें यह नहीं था कि ऑर्डर फाइनल कब होगा। तो इस अधिनियम में ये उपबंध कर दिया गया है कि जो ऑर्डर है, अगर उसके विरुद्ध अपील नहीं की जाती है, तो वो चाहे राज्य आयोग का आदेश हो, चाहे राष्ट्रीय आयोग का, वो राज्य आयोग का हो, चाहे जिला आयोग का हो, चाहे राष्ट्रीय आयोग का हो, वो ऑर्डर अंतिम होगा। मुझे जो सबसे रोचक बात ये लगी कि जैसे मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ जी और मैं किसी प्रोडक्ट का विक्टिम हो गया, जी। तो उस पे जो आदेश होगा वो पूरे देश भर में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके रेफरेंस में होगा। वो सिर्फ मेरे लिए रेमेडी नहीं है, पूरे उपभोक्ताओं के लिए रेमेडी। नहीं, इसमें एक चीज और समझ लीजिए जी। कि इसमें दो, अब आप पहले जो पुराना 1986 का था, उसमें एक फोरम था आपके पास, वो था आयोग, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। अब इस अधिनियम 2019 के अधिनियम में एक अधिकरण भी बना दिया गया है, अभिकरण बना दिया गया है, एक एजेंसी बना दी गई है, जिसमें सेक्रेटरी लेवल का, भारत सरकार के सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति जो है, उसका प्रमुख आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा। वो इन चीजों, अगर आपके उसके पास शिकायत भेजते हैं, तो वो उस पर राष्ट्रीय स्तर पर वो चीजें लागू होंगी। अच्छा, तो ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जी। इसमें और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है, इसमें संबंध क्या है? इसमें कोई आपस में कोई संबंध नहीं। तो एक अथॉरिटी जू का फिर काम? हाँ, अथॉरिटी का काम यह है कि उसने एक क्वासी जुडिशियल, एक अलग से फोरम बना रखा है, जिसमें वो इन सारी चीजों, उसके अंतर्गत में मैंने जैसे बताया था कि 5 ब्यूरो बनाए गए हैं। 5 ब्यूरो का हर एक का एक उपायुक्त हेड होगा, उसके अपने स्पेसिफिक वर्क हैं, जैसे आपका उपभोक्ताओं के अधिकारों का प्रॉपर वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनको, या उनके अधिकारों का और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस पर कार्य करेगा। अगर उससे संदर्भित आपने कोई शिकायत उनको भेजी, तो वो उसको एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर उन व्यक्तियों और उनसे सबसे वो करते हुए, इसके बाद उस पर डिसीजन करेंगे। वो डिसीजन जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू होगा। जैसे आपने वो फेयर एंड लवली क्रीम खरीदी, और उसका एक विज्ञापन एक हीरोइन कर रही हैं, और आपने उसको 15 दिन इस्तेमाल, या जिन्होंने उन्होंने बताया कि 2 महीने आपने इस्तेमाल किया, आप इतने गोरे हो गए, हो और जाए। आप उतने गोरे नहीं हो पाए, तो आपने ये उसको, एजेंसी को आपने भेज दिया कि साहब ये हमने खरीदा था, ये पर्चा, ये इस्तेमाल किया, और इससे ये फर्क हुआ, नहीं हुआ। तो वो जो इस, अब इसमें स्थिति है कि वो जो हीरोइन है वो भी विक्टिम होगी, अच्छा, उसको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कोई तैयार नहीं होगा फेयर एंड लवली एडवर्टाइज करने के लिए? हम ये अब आपका प्रोडक्ट अगर उस क्वालिटी का है जो उसमें आप दावा कर रहे हैं, और वो क्लेम नहीं हो रहा है, तो आपको तो पेनाल्टी मिलेगी, उसको भी मिलेगी। लेकिन ये फेयर एंड लवली तो रेसिज्म को भी तो बढ़ावा दे रहा है ये सर, ये प्रोडक्ट। नहीं, ये तो उसके लिए रेसिज्म भी को भी आप बढ़ावा दे रहा शिकायत, उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं आप, वो तो आप ह्यूमन राइट कमीशन में भी कर सकते हैं। है। जी जी। अभी जो वो ये ज्वेलरी वाला एक विज्ञापन आया था जिसमें कुछ रिलीजियस इश्यूज आ गए थे, जी 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 तो जी। ये तो इस कंज्यूमर वाले उसमें नहीं था, ये वैसे ही पॉलिटिकल स्टंट बना। नहीं, वैसे इसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हैं आप। ये तो वैसे जो था, ये तो पॉलिटिकल क्या, एक दूसरे तरीके का अभियान जो चल रहा है देश में,
उसके वो थे कि कुछ चीजों को ये जो विज्ञापनों और इसमें प्रमोट कर रहे हैं। ये जो बिल था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, इसको श्री रामविलास पासवान जी ने जी हाँ, रखा था। हाँ जी हाँ, रामविलास पासवान जी ने लिखा था और इसमें हमारे उन्होंने बीच जो नहीं रहे जी उस हाँ समय, वो बोलिए। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड जी एंड जी जी पब्लिक जी डिस्ट्रीब्यूशन मैं थे। एक जानकारी आपको भी दे दूं जी सर। कि जिस समय ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय जो इसका वो था, क्योंकि हम लोगों को सिग्नेचर, मैं भी उस समय था, मेरे ही सिग्नेचर से ये उस समय पार्लियामेंट में, मतलब उसके ऊपर तो सिग्नेचर होते, अथेंटिकेट मैंने इस बिल को मैंने ही किया था। मेरे पास उसकी एक कॉपी ये रखी भी है, मैंने रख ली थी। ये पूरे देश के लिए आपने ये इतना महत्वपूर्ण काम किया, और इस एक्ट को लाने के पीछे जो आपका योगदान रहा है, ये सब बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं धन्यवाद। चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स सीधे जुड़े हुए हैं, जी उनके अंदर कोई जिज्ञासा हो तो अपना माइक ऑन करके सर को सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा एक प्रश्न था। हम कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, जो हमारा हथकरघा है इस देश का, जी और इस हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट पर बहुत संकट आया है। वो है कि जो विदेशी चीजें, जो विदेशी इमिटेशंस होकर के यहाँ आ रही हैं। एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर जो हमारा जो लद्दाख और जो जो हिमालय का क्षेत्र है, सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर जो बनते थे, चित्रकला बनती थी, थंका जी थंका बनती थी, जी मतलब जी चित्र बनते थे सिल्क के ऊपर। हाँ हाँ अब क्या है कि अब हम, चाइना इसका प्रोडक्शन कर रहा है, वो बना रहा है, मतलब उसकी इमिटेशंस, कॉपीज बना रहा है। वो हाथ से नहीं बना रहे हैं, वहां पर मशीन से बन करके इस देश में आ रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि इससे एक तो जो है, एक तो हम सही चीज नहीं, हमें देखने में तो लगता है बिल्कुल वो ओरिजिनल है, जी लेकिन जब हम नजदीक से देखेंगे आपको लगेगा ये तो है ही नहीं ओरिजिनल, तो कॉपी बनाई, ये प्रिंट है ये। और इस तरह की चीजें जो मार्केट में हमारे देश में आ रही है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार भी तो उससे क्षति पहुंच रही है। और दूसरा है कि हमारी जो कला है, संस्कृति है, इस पर भी एक आघात है ये। तो इसको क्या है, कोई ऐसा फोरम है कि जहां पर हम चीज को लेकर जा सकें? देखिए ऐसा है, उसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है। जी सर। आप उसमें इस चीज की शिकायत कर सकते हैं। वैसे इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक उपबंध ये भी किया गया है, जो नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत, कि ये जो क्योंकि ये सारी जनरली चीजें जो हैं ऑनलाइन बिक रही हैं, तो हाँ जी। इसमें आपको देश के जो आपकी गुड्स का जो अब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वस्तु किस देश में ओरिजिनेट हुई है, जी जी। और इसको इन्फोर्स करा दिया गया है। तो जो आप कह सर, रहे। सर हम जैसे देखते हैं कि जब चीन से हमारा बहुत सारा आ रहा है, जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, चाइना ने क्या किया है कि जो हमारे यहाँ रोजमर्रा की जो चीजें थी ना, जैसे हम उत्सवों पर जो हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनती है, वो भी वहां से बनकर आ रही है। इसमें दो विषय है। एक तो यह है कि जो वहां से जो ये आ रहा है, जो हम वहां से चीजें जो ला रहे हैं, ये तो बल्क में आ रही हैं। और उसके लिए जो है यहाँ की जो सरकार भी जिम्मेदार होगी, कहीं ना कहीं वो कहीं वो उनको परमिशन देती है, स्वीकृति होगी किसी सरकार की, तभी तो वो इतनी चीजें आ रही है। मतलब बड़े बड़े वो जो शिप लोड्स चीजें यहाँ आ रही है इस देश में। मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारे जो कारीगर बनाते थे, रोज बनाते थे, जैसे दिए, इवन दिए, मोमबत्ती, दिया सलाई और पटाखे, ये भी चाइना से आ रहे हैं। बांगलू जी, ये तो ठीक है। वैसे ये विषय जो है बड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपको वर्तमान की स्थिति ये बता दूं जी कि इस वर्ष बहुत सी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिसमें जो आप पहली बात कर रहे थे, राखी। इस जी। वर्ष राखी चाइना से नहीं आई। नहीं आई। जी हाँ जी। हाँ, बहुत से ऐसे उत्पाद थे जो बिलो क्वालिटी थे, उसके लिए क्या किया गया, जैसे कि एक बहुत छोटा सा है कि जो सेल आया करते थे, वो इतने खराब होते थे कि आपने अपने रिमोट में लगा दिया तो आपका रिमोट भी खा गए, जी जी जी। ठीक हो जाते थे, और मतलब आपका मूल उपकरण को ही क्षति पहुंचा। ऐसे सारे उपकरणों चीजों का रोक दिया गया है। और अभी इसी पिछले हफ्ते यहाँ तक कि एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर पर भी
रोक लगा दी गई है। अब आपको मैं इस संदर्भ में एक दूसरी सूचना दे दूं, इसी अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अगर आपको कोई चीज बिलो स्टैंडर्ड लगती है, जो मानक है उनके में नहीं है, तो जो वस्तु का आयातक है उसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। आप जो जो प्राधिकरण है, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, अधिकरण है, आप उसके विरुद्ध उसके के लिए आप वहां कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन समस्या है और इसको आप एक व्यक्ति के लिए जाएंगे तो आपको खाली रिलीफ मिलेगी। जब आप उपभोक्ता अभिकरण में जाएंगे तो वहां पर आप इसको रोक लगाने के और जो बिलो स्टैंडर्ड वस्तुएं हैं इनका आयात रोक करने के लिए समर्थ होंगे, क्योंकि वहां पर आपको जो आयातकर्ता का जो लाइसेंस दिया गया है, मतलब आपकी जो प्रमोशन काउंसिलें हैं और इन सब आप प्रभावी रोक लगा सकते। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, एक प्रश्न बच्चे ने पूछा है जी कि ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, ये भी सर्विस दे रहे हैं, तो इनकी क्वालिटी और इनकी जो प्रोमिसेस हैं अगर उस पे वो फेल करते हैं तो क्या उससे भी ये कंज्यूमर फोरम में बिल्कुल लागू होता है सर। ये तो 1986 का भी लागू होता है, वर्तमान भी लागू होता है। एजुकेशन मान की ली हाँ, क्वालिटी। नहीं मैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको जो उन्होंने फैसिलिटी दी है कि आपको ये लैब प्रोवाइड कराएंगे, वो लैब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, वो आपको जो फैकल्टी है वो नहीं है एज पर स्टैंडर्ड, तो आप इसके लिए काफी जा सकते हैं हाँ, और क्योंकि इसमें जो भी असेसमेंट होगा उस हिसाब से उनको कंपेंसेशन और जो भी है वो मिल सकता है। देना पड़ेगा। जी, और एक प्रश्न आया है, बच्चे ने कहा है कि ये जो एक्ट है ये क्या इंडस्ट्री एज ए कंज्यूमर, जैसे इंडस्ट्री है जो बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो एक तरह से इंडस्ट्री भी कंज्यूमर है उस रॉ मटेरियल का, जी तो अगर उनको रॉ मटेरियल पे कोई शिकायत है तो वो भी इस नहीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते नहीं हैं। जी, कंज्यूमर का मतलब है अल्टीमेट कंज्यूम, फाइनल। जो अल्टीमेट कंज्यूम कर रहा है वो। और जैसे आजकल ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारे सामान खरीदे जा रहे हैं, हाँ, तो तो उसके लिए उस पर ये लागू है। जी, उसके तो लिए विशेष मान लीजिए, जी, जी वहां बोलिए। से मान लीजिए जो कंपनी बेच रही है जी, उसने सामान ठीक ठाक पैक किया और रास्ते में वो डैमेज हो गया, ये लाइबिलिटी उसी की है, उस कंपनी की ही लायबिलिटी। कंपनी की है, जब तक आपके हाथ में वो डिलीवर नहीं हो जाता है। और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखें या सीधे भी प्रश्न कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। सर सर मेरा एक सवाल है कि जैसे कोविड के टाइम्स में काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर फेलिंग टू फुलफिल द प्रोमिसेस दैट क्वालिटी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ लैब वर्क तो नहीं होता है आजकल। तो वही अगर ऐसे टाइम पे जब ऑब्वियसली ये हर टाइम नहीं होता है, दिस इज डिफरेंट टफ टाइम, तो हम अभी भी एज अ कंज्यूमर क्या बोल सकते हैं कि वी आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड व्हाट वी हैव बीन प्रॉमिस्ड? तो देखिए, तो जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जिसके आधार पर ये कंपनसेशन का जो लॉ बना हुआ है या जो प्रिंसिपल लिए गए हैं वहां से लिए गए हैं, तो उसमें ये दैवीय आपदा है, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो इस समय ये जो है अपवाद की श्रेणी में है, इसमें आपको वो चीजें नहीं मिल पाती। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कंपनसेशन का, वो ये है कि अगर आपको किसी के निग्लिजेंस के कारण, किसी की के कारण अगर आपको क्षति उत्पन्न हुई है या उसने जानबूझकर ऐसा कोई काम किया जिसके कारण आपको ऐसा लॉस हुआ है, तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। लेकिन अगर उसके कंट्रोल में बियॉन्ड दी कंट्रोल है, अब जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आप सड़क पे जा रहे हो और कोई पीछे से कार आ रही है और उस कार का ब्रेक एकदम से फेल हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, आपका पैर टूट जाता है। तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ब्रेक फेल हो गया, उसके कंट्रोल बियॉन्ड दी कंट्रोल कंडीशन हो गई, इसीलिए वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाता है और वो कंपलसरी है। अगर वो नहीं कराता है
तो वो लाइबल है उसके लिए। अगर उसने थर्ड पार्टी दे दिया है तो बीमा कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। तो ये जो बियॉन्ड दी कंट्रोल चीजें हैं, जैसे आईपीसी में भी प्रोविजन है कि एक आईपीसी में उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और लकड़ी से अचानक वो मुट्ठा लग के दूसरी जगह लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने कि बियॉन्ड दी कंट्रोल कोई चीज है तो उसके लिए उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। वो शायद सुनवाई के समय यही सब देखा जाता है कि वो विद इन कंट्रोल था या बियॉन्ड कंट्रोल था, कोई डिसेप्शन का इंटेंशन था कि नहीं था, यही सब शायद देखेंगे उसमें कमीशन में। अगले व्यक्ति ने को क्या सावधानियां रखनी चाहिए थी और वो उसने अगर नहीं रखी है तो वो क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी। बिल्कुल, लापरवाही अगर हुई है तो उसको दंड भी मिलेगा और उसको हाँ जुर्माना भी देना होगा। जी 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 और जैसा आपने सूचना दिया, ये मैं वेबसाइट जो दिखा रहा था, जी जी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन की ये वेबसाइट है, जी। जिस पे आपने बताया ना जी कि ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो ये यहाँ एक ऑनलाइन फाइलिंग का वो दिखाई दे रहा देखिए है, देखिए उसके ऊपर न्यू करके आ भी गया है। न्यू करके आ रहा है। और इस समय इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, जी जस्टिस अग्रवाल साहब, ये उसके प्रेसिडेंट हैं। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकता है और जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। इसी तरीके से अब धीरे धीरे वो जिला स्तर पर भी ये व्यवस्थाएं की जा रही है। ये बहुत ही आज के समय में, चूंकि उपभोक्ता को जो है बचाना, और ऐसे समय में जब जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो प्रोड्यूसर है वो पता नहीं है उसको भी कि ये कौन कंज्यूम करने जा रहा है, तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उपभोक्ताओं को अपने जो अधिकार हैं और जो उसके लिए रेमेडी है उसके बारे में जागरूक रहना ही चाहिए। और इस बारे में सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये इसमें जो आपने मध्यस्थ पैनल की बात कही जी कि ये आउटसाइड ऑफ कमीशन, जो आउटसाइड ऑफ कमीशन जो एक तरह से आउटसाइड कमीशन नहीं है। आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में। उन्होंने अपना एक फोरम लिस्ट बना रखी है कि ये हमारे जो है पैनल है, इसमें से अगर आप वो चाहें और अपना केस आप वहां ले जाना चाहते हैं तो उसको वो अपॉइंट कर देंगे। वो जो मध्यस्थ जो हैं जो फैसला करेंगे वो स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन ही उसको वो करेगा। उस पर दोनों लोगों के सिग्नेचर होंगे और उस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। ये जो मध्यस्थ पैनल जो उस पे डिसीजन करेगा उसकी अपील नहीं होगी कहीं पे, हाँ, क्योंकि आप लोगों की उस पर सहमति होगी, सहमति से होगा, इसलिए हाँ, अपील की अगर जरूरत आप, ही नहीं। हाँ, और वो अगर आपकी सहमत नहीं होगी तो वो उस कमीशन को फिर वापस कर देगा। अगर आप लोग वो कोई कोशिश करता है और आप लोगों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में कोई समझौता नहीं होता है कि विवाद के किसी निर्णय बिंदु पर नहीं पहुंचते हैं, तो वो उसको वापस कर देगा। मान लीजिए और सर ये समझौता हो गया, जी समझौता हो गया और कुछ दिन बाद कोई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसा पता लगा जिसकी वजह से सहमति होनी नहीं चाहिए थी, तो तब क्या अपील हो सकती है? नहीं, अपील नहीं होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू। और रिव्यू वही मध्यस्थ पैनल करेगा जो किया था। नहीं, हाँ भाई, मध्य नहीं, फिर आपको आयोग के पास जाना पड़ेगा अच्छा, और वो आयोग उस चीज को देखेगा कि सही में अगर ये बिंदु है, महत्वपूर्ण है, तो वो उसको कंसीडर करेगा। हो सकता है कि वो खुद डिसाइड कर दे या उसको भेज दे। बाकी और किसी को प्रश्न कुछ पूछना हो? यस सर, एक प्रश्न पूछना है मुझे। जी हाँ, बताएं। यस सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अर्श है। जी सर मेरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू रिफंड प्रोसेसिंग है। सो एक कंपनी है जहां मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया था, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, एंड देन जब वो ऑर्डर डिलीवर हुआ मेरे डोर स्टेप में तो वहाँ COD ऑर्डर मेंशन्ड हो गया। तो अब मुझे
मुझे पे करना पड़ गया, बिकॉज वो लॉजिस्टिक वाला जो बंदा था वो कह रहा था कि सर आप कंपनी से बात कर दीजिए, हम आपको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने पेमेंट कर दिया है। फिर मैंने कंपनी से रीच आउट किया कस्टमर केयर से, तो सर उनकी तरफ से भी काफ़ी कोई मतलब वो टॉसिंग द मैटर, वो जो बीटिंग अराउंड द बुश, और वो बस रिफंड के लेके सीरियस नहीं है अभी। तो दे आर टेकिंग कंज्यूमर फॉर ग्रांटेड। तो सर अब अराउंड 2 महीना हो गया है और अभी तक रिफंड प्रोसेसिंग हुई नहीं है। मेल पे मेल जा रहे हैं, इवन कस्टमर केयर से भी बात हो रही है, वो भी वहाँ एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में। सुन तो लीजिए, आपने हाँ जो सर। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया होगा, ओके। आप उस नोडल ऑफिसर को शिकायत करिए। अगर वहां से आपकी शिकायत नहीं होती है और उनका रिप्लाई जो आता है वो, तो फिर आप इसके बाद कंज्यूमर कमीशन में आप केस फाइल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसकी शिकायत रिजर्व बैंक को भी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने जो इनको रिपीट करेंगे सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आवाज आए। ओके ओके ओके। तो रिजर्व बैंक इंडिया ने जो इनको अथॉरिटी दे रखी है ये ट्रांजैक्शन की, वो वापस ले लेगी। जितनी जानकारी सर आप दे रहे हैं, आप चूंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019, वो उस पे आप पूरा सहयोग किए हैं, तो मेरी एक ऐसे ही सामान्य जिज्ञासा हुई कि जो विभिन्न मंत्रालयों से जो सरकारी बिल बनते हैं, तो उनका शुरुआत कैसे करते हैं और वो कैसे कैसे कमेटी से होके जाता है। तो इस पे जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत ये 2019 की कैसे हुई थी और कैसे ये प्रोसेस किया गया? देखिए, ऐसा है कि किसी भी मतलब लॉ को लाने के लिए बहुत सी मतलब एक चीज तो आपको ये बता दूं कि भारत सरकार का एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है, जिसमें प्रत्येक मंत्रालय को उनसे संबंधित अधिनियमों को एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर दी गई है। जब उनके पास स्टेट से या बहुत चीज़ों से, बहुत सोर्सेस से जब कुछ ये सूचनाएं आती हैं कि इस पर हो, बहुत से रिप्रेजेंटेशन आते हैं, तो वो इस पर एक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कि साहब हमको ये चीज चाहिए क्योंकि ये चीजें आ रही हैं, तो वो एक ड्राफ्ट बनाकर भेजते हैं। वो ड्राफ्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लीगल अफेयर डिपार्टमेंट के पास जाता है। वो ये देखते हैं कि ये जो डिमांड कर रही है मिनिस्ट्री, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है कि नहीं है। ड्राफ्ट कौन बनाता है? ड्राफ्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री बनाती है, मतलब ये अपनी रिक्वायरमेंट देती है कि साहब हमको ये चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो एक लगभग वो ड्राफ्ट सही होता है कि साहब हमको ये, जैसे यही था आपका कि एक हमको वो भी बनाना है, फोरम के अलावा एक और बॉडी बनानी है जो इस तरीके का वो करे। तो ये इस तरीके का जब वो ड्राफ्ट आता है तो फिर वो ये रिपोर्ट जब वो पॉजिटिव आ जाती है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो इसके ऊपर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल है उसमें देखते हैं कि साहब हमको पावर है कि नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की पावर है कि नहीं, और जो कानून बन रहा है उसके कोई प्रोविजन जो तो ऐसे तो नहीं है जो कि संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन कर रहे हो। तो इसके बाद फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को वापस भेज देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री उसको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजती है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उन प्रोविजंस को जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको लीगल शेप देती है। वो लीगल शेप देने के बाद ये प्रोविजन जो इससे पहले एक छूट गया कि वो जो रिक्वायरमेंट है, नहीं, इसके बाद ये जाता है, जब ये ड्राफ्ट ये बन जाता है कि साथ ये है, तो वो जाता है कैबिनेट को। कैबिनेट ये डिसाइड करती है कि इसके ऊपर कानून बनना है कि नहीं बनना है और किन चीजों को सम्मिलित करना है इसमें में, किन को नहीं सम्मिलित करना है। इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री बैठकर उन प्रोविजंस को अल्टीमेट शेप देते हैं बिल के। और बिल जब अल्टीमेट शेप हो जाता है तो फिर उसके पास जाता है, कैबिनेट के पास जाता है, और कैबिनेट जब अप्रूव्ड कर देती है ड्राफ्ट को, तब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री का जो इंचार्ज है मिनिस्टर, वो उसको पार्लियामेंट में ले करने की परमिशन मांगता है।
इस तरीके से होता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी बिल पार्लियामेंट में जाते हैं वो किसी भी मिनिस्ट्री के हों, वो लॉ मिनिस्ट्री में आना ही है, और जी वहां जी से, जी, वहां से जो, तो आपका जो रोल रहा है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें आप डायरेक्टर थे, और आपने इस एक्ट को फाइनल शेप देके और इतना महत्वपूर्ण काम किया जो पूरे देश के हित में है, पूरे उपभोक्ताओं के हित में है। तो ये तो हमारी ऑफिशियल ड्यूटी थी जो वो हम लोगों ने निभाई। बस ये होता है कि हम लोगों को वो कार्य जो है वो टाइम फ्रेम में, एक टाइम फ्रेम होता है कि समय पूरा करके देना है, तो वो करके देना होता है। और ये जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसका चैनल क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी होता है? जी हाँ, जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो आपका डीएम उसका है। अच्छा, डीएम उसका चेयर होता है, जी। और स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल पर इन्होंने क्षेत्रीय करके बना रखी है, अच्छा, रीजनल रीजनल बना रखी है। कंज्यूमर और प्रोटेक्शन उनका हेड जो है वो इनका अपना वो है उपायुक्त है, जो 5 अथॉरिटी। उपायुक्त बनाए हैं उन्होंने उसमें। तो पूरे तो देश को 5 रीजन में बांटा गया है या और 5, ज्यादा रीजन? हाँ 5 रीजन में। तो वो स्टेट अथॉरिटी नहीं है, वो बेसिकली रीजनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और फिर रीजनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और फिर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटीज हैं, ये नॉर्मल टाइम में इनका कहीं कंप्लेन है कि नहीं है? इनको नॉर्मली क्या काम करना होता है? को ये आपको बताया जैसे कि आपने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट को ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, अच्छा, और उस इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस पार्टी को बुला, मतलब जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पहले उसको नोटिस देंगे ही, उसको सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, और उसके ऊपर कोई ऑर्डर करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो ये कमेटियां जो हैं ये आपके कमीशन को भी अप्रोच कर सकती है, अच्छा, और कमीशन के जो जजमेंट है इनको भी एनालिसिस करेंगे कि इनके एनालिसिस के आधार पर क्या जो आपके कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें चेंज आने चाहिए, या और क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, उन सबको भी एनालिसिस। महत्वपूर्ण जानकारी, और मुझे लगता है ये पूरे देश के हर नागरिक को इसके बारे में जानना जरूरी है। कम से कम जो पढ़ लिख रहे हैं, जिस संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। पहले एक एमआरटीपी एक्ट होता था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसके भी प्रोविजन इसमें शामिल कर दिए गए, अच्छा, वो भी शामिल कर दिया है। ये हटा दिया गया है। अनफेयर हाँ। ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह भी इसमें शामिल कर दी गई है, वो एक्ट उसको खत्म कर दिया गया है। तो इसमें ये रिक्वायर्ड है कि जैसे मैं एक इंडिविजुअल जम्मू में किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे पक्ष में कोई फैसला हो गया, ये तो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, वो एक तरह से पूरे देश में उस फैसले का असर होना चाहिए, या नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप कमीशन के पास जाएंगे तो कमीशन का के जो आदेश है उससे उसने आपके तथ्यों और सबको देखते हुए फैसला किया है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन उस फैसले के आधार पर और लोग अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, उसको प्रेसिडेंस मान के और भी डिसीजन हो सकता अगर आप अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वहां के फैसले देश भर में लागू होंगे। है। तो इसका मतलब कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अथॉरिटी के पास जा सकता है, या सीधे डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है वहां जा सकता है। जी जी जी। इसी तरह रीजनल और स्टेट लेवल का जो है वहां भी ऐसा है। जी। हाँ सर, जब हम मार्ट में जाते हैं, जहाँ किसी भी बड़ी दुकान में जाते हैं, तो हमें वहां पे कैरी बैग पैसे देके मतलब खरीदना पड़ता है। बल्कि जब हम छोटी दुकानों में जाते हैं तो वो हमें ऐसे ही दे देते हैं बिना पैसों के। तो देखिए ऐसा क्या है सर? ऐसा है कि इस विषय पर बड़ा स्पष्ट डायरेक्शन ये है कि कोई भी वस्तु जो है अगर वो कैरी बैग के पैसे ले रहे हैं तो वो ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतनी नॉमिनल प्राइस होती है इसके लिए कोई केस नहीं करता, लेकिन उसके लिए प्रोविजन ये कर दिया गया है कि अगर वो कैरी बैग के पैसे नहीं ले सकते। इसके ऊपर आदेश भी हैं, कई कंज्यूमर कमीशन के आदेश हैं। इसके बावजूद भी ये सब चल रहा है हर मॉल में, खास तौर पे तो वहां तो वो सारे हर पैकेट पे 5 रुपया या जो भी है वो चार्ज करते हैं, और वो बाकायदा उसकी बिल देते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे लेते हों।
हाँ, तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। उसके ऊपर उनको कई बार पेनल्टी भी लगाई जा चुकी है। अब आप इसको अथॉरिटी के पास ले जा सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न किसी का नहीं है, मैं वो जो आप रामविलास पासवान जी के बारे में कह रहे थे, इस एक्ट का जो जिस समय ये पार्लियामेंट में ले किया गया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, भ्रामक विज्ञापन, टेली मार्केटिंग, बहुस्तरीय विपणन, सीधे विक्रय, ई टेलिंग के उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। उपभोक्ताओं की क्षति से बचाने के लिए समुचित और शीघ्र कार्यपालक हस्तक्षेप आवश्यक होगा। अतः विद्यमान बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को बहुत सी निरंतर उभरती भेद्यताओं के संरक्षित करने के लिए उक्त अधिनियम को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। आने के पहले देखिए, मार्केटिंग की जो स्थिति थी वो वास्तव में हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, हर व्यक्ति को जरूरत है। और बाजार में जितने तरह की भ्रामक चीजें हैं और जितने तरह की बेईमानी, धोखाधड़ी सब कुछ है, तो ऐसे सिचुएशन में उपभोक्ताओं को, उनके स्वास्थ्य को, उनके हित को ध्यान में रखने के लिए जो ये प्रयास हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम सब रामविलास पासवान जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने इतना अच्छा एक्ट जो देश को दिया है, उनको बहुत समय तक हम उनको याद रखते हैं। संबंधित बहुत सारे कानून मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे रूल्स अभी भी नोटिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे। जी। और इसमें 2020 में बहुत सारे रूल्स का नोटिफिकेशन हुआ, मैंने देखा उस उपभोक्ता मंत्रालय के जो वेबसाइट पे। यहाँ उसमें आपका जो ई मार्केटिंग के लिए जो है, उसके लिए भी वो रूल नोटिफाई हो चुके हैं। है कि भविष्य में और भी सरकार इस एक्ट के जितने डायमेंशन हैं उन सबको धीरे धीरे नोटिफाई कर रही है। और ये अथॉरिटी और जो कमीशन है ये तो बन चुके हैं ना, जो जिला स्तर तक। जो पुराने जो आयोग जो थे, उन्हीं को उन्होंने वो कन्वर्ट कर दिया, अभी कन्वर्ट कर दिया है। और फिर आगे समय के साथ फिर हाँ, जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे या इनकी 5 साल की अवधि पूरी हो जाएगी, तो फिर जो चयन समितियां हैं और वो सब है, वो सब प्रभावी हो जाएंगे। तो ये जो दो संस्था हो गई, एक तो अथॉरिटी हो गई, दूसरा कमीशन हो गया, इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कोई गतिविधि चलाई जाती है जो सामान्य ढंग से? हाँ, समय समय पर इनके द्वारा चलाई जाती है। आप अगर दूरदर्शन देखते हो तो उसमें नीचे पूरा का पूरा कैप्शन चल ही रहा है। मैं सीधे जैसे लोगों के पास जाके उनको जागरूक करने जैसा कोई प्रयास होता है, वॉलंटियर या इस तरह? बहुत से ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं जो मेरे पास ही आ जाए थे कि साहब आपको 20 तारीख को, मतलब 30 तारीख को आपको चलना है एक जगह, तो भाई घर से ले लेना, तो चलूंगा नहीं। तो आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं कि आप सीधे जाके लोगों से संवाद करें, तो इससे ज्यादा चेतना और किसी माध्यम से नहीं हो सकती है। ये तो बहुत ही सुंदर कार्य है और आपका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना।